प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डॉक्टर वीना शर्मा वीना की वाणी चैनल में कक्षा 10 सीबीएसई के पाठ्यक्रम की पुस्तक है कृतिका, और कृतिका का अंतिम पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया ये पाठ है। चूँकि लेखक भी लिखते हैं इसीलिए वो लेखक हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति लिखता है, चाहे वो साहित्यकार हो या कोई भी जो डायरी लिखते हैं या अपने जीवन की आत्मकथा लिखते हैं या कुछ भी लेखन से जुड़े हैं, तो यहाँ पर मैं क्यों लिखता हूँ यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लेखन कार्य यदि करता है तो वो क्यों करता है। ये प्रश्न है कि अगर कोई लिखने वाला है तो आखिर कौन सी ऐसी प्रेरणा है जिसके दबाव में आकर वो लिखता है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसको कागज पर उकेर कर ही उसको संतुष्टि मिलती है, और ऐसा कौन सा अंदर का अंतर्द्वंद है कि जब वो कागज पर उतरता है तब पता लगता है कि आखिर हमारे अंदर चल क्या रहा था। तो आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति लेखन कार्य से जुड़ता है और वो किस तरह से लिखता है। यहाँ पर लिखने के दो प्रकार हैं, एक तो बाहरी दबाव और एक है आंतरिक दबाव। जब हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए लिखते हैं तो हमारी भीतरी व्यवस्था हमें लिखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि हमारे भीतर जो भरा हुआ है, हमारे भीतर जो अनकही बातें हैं वो हम कहकर लिखकर उन बातों से, उन सवालों से जवाब मिल जाते हैं। हमें उन बातों की पुष्टि हो जाती है कि आखिर मन के अंदर कौन सी ऐसी बात थी जिसे लिखने के बाद मन का बोझ हल्का हुआ। तो मैं क्यों लिखता हूँ ये आत्मपरक निबंध है, और इसके जो नई कविता के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के जो जनक कहे जाते हैं, अज्ञेय जी हैं, और उन्होंने अपने लेखन की मूल प्रेरणा पर ही यहाँ प्रकाश डाला है। पाठ का सार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेखक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि वह क्यों लिखते हैं, क्योंकि लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं पाता। वह लिखकर ही अपनी आंतरिक प्रेरणा को समझ पाते हैं और उससे मुक्त हो पाते हैं। अगर मैं सामान्य शब्दों में आपसे कहूँ तो मैं मेरे अंदर की उथल पुथल को अगर मैं कागज पर लिख दूं, तभी उन शब्दों के माध्यम से जब सुकून मिलेगा कि अंदर की सारी बातें वो कागज पर बाहर आ गई। जैसे वही चीज कि हमारे मन में कुछ चलता है, अगर हम किसी से कह देते हैं तो मन का बोझ हल्का हो गया, मतलब अंदर की बातें बाहर निकल गई। तो अंदर की पीड़ा या प्रश्न या जो हम जूझते हैं उससे, अंतर मन का जो चिंतन है, हम उससे मुक्ति पा लेते हैं। तो उस मुक्ति को जानने के लिए, उस चिंतन का कारण जानने के लिए हम लिखते हैं, यानी कि अपने अंदर की प्रेरणा को जब हम जानना चाहते हैं तब हम लिखते हैं। और बिना लिखे इस सवाल का जवाब मिल ही नहीं सकता कि आखिर क्या वजह थी जिसके लिए मैं लिखना चाहता था। अपनी आंतरिक प्रेरणा को ही लिखने के बाद समझ पाते हैं और उससे मुक्त हो पाते हैं। लेखक के अनुसार सभी कृतिकार इसी प्रेरणा से ही लिखते हैं। यद्यपि कुछ लेखक तो बाहरी व्यवस्था से भी लिखते हैं। अब इसमें बाहरी व्यवस्था कैसे है? आप अगर किसी पब्लिकेशन हाउस से जुड़े हैं, किसी न्यूज़पेपर से जुड़े हैं, किसी मैगजीन से जुड़े हैं, तो आप जरूरी नहीं है आपका मन लिखने को कर रहा हो, लेकिन चूंकि छपना है, चूंकि पब्लिश होना है, और जो आपके रीडर्स हैं उनकी डिमांड पर, जो पब्लिशर्स हैं उनकी डिमांड पर, जो संपादक हैं, एडिटर हैं, उनकी डिमांड पर भी आप लिखते हैं। तो यहाँ फर्क क्या हो गया? जब आप बाहरी दबाव से लिखते हैं तो वो शायद उतना आपकी अनुभूति से जुड़ा ना हो, वो ऊपरी शब्दों का जाल भी हो सकता है, लेकिन जब आप दर्द को अंदर से महसूस करते हैं तब जो शब्द निकलते हैं वो आपकी आंतरिक व्यवस्था है जिसको जानने के लिए आप लिखते हैं। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशकों के तकाजे से, आर्थिक जरूरत के कारण, अगर हमारा राइटिंग प्रोफेशन ही है तो हम जरूरी नहीं है कि मन जब चाहेगा तभी हम लिखेंगे, जेब जब चाहेगी हम तब भी लिखेंगे, पब्लिशर जब चाहेगा हम तब भी लिखेंगे। परंतु कृतिकार ईमानदारी से जानता है कि उसकी कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी प्रेरणा का। कुछ जो लेखक होते हैं, मान लीजिए जैसे अगर मैं हूँ और मैंने पढ़ी हुई किसी की लिखी हुई उसी को इनोवेट करके उसी से कुछ अलग बदल के अगर मैंने लिखा, तो ये मेरी बाहरी प्रेरणा है, ना कि मेरी मूल कृति है। जब मैं ओरिजिनेट करती हूँ किसी भी चीज को, किसी लेखन को, तो हम कृतिकार कहलाते हैं। और जब हम प्रोफेशन के बतौर लिखें या हम किसी से प्रेरणा लेकर लिखें या किसी और की चीज को ही हम रीराइट करें तो हम लेखक की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में बाहरी दबाव भी प्रायः भीतरी प्रेरणा का कारण बनते हैं। वास्तव में कुछ लेखक आलसी होते हैं, वे बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। उनकी स्थिति उस आदमी जैसी होती है जो अलार्म बजने की प्रतीक्षा
प्रतीक्षा में बिस्तर पर पड़ा रहता है। जहाँ तक लेखक की बात है, उनके जीवन में ऐसी कोई बाधा नहीं है। और भीतरी व्यवस्था का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि लिखने की भीतरी व्यवस्था को समझाना थोड़ा सा कठिन है। इसका उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे लेखक हमेशा से ही विज्ञान के स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने अणु, रेडियम धर्मी तत्व, अणुभेदन की, न्यूक्लियर बॉम्ब की, ये सारे जो परमाणु मिसाइल्स होते हैं, इन सब की बातें पढ़ी थी। और रेडियो धर्मिता के प्रभाव का पुस्तकीय ज्ञान तो था ही, लेकिन जब जापान में अणु बम गिरा तो उसके जो बाद के प्रभाव देखने में आए कि सालों तक, वर्षों तक लोग परेशानी का सामना करते रहे, तो उनके मन में विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बौद्धिक विद्रोह तो था ही कि विज्ञान का ये सबसे बुरा प्रयोग है, सबसे बुरा प्रभाव है जो लोगों के लिए घातक है। किंतु वे अनुभूति के स्तर पर नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस विषय पर कोई कविता नहीं लिखी। मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ आपके सामने। जैसे हम कोई भी, अब मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है ना, हम इतनी दूर हिंदुस्तान में बैठे हैं और हम यहाँ से सिर्फ टीवी में खबरें सुनते हैं और एक न्यूज़पेपर की सुर्खियों की तरह हम पढ़ते हैं और उसे हम एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। वो मस्तिष्क में गहन अध्ययन करके या आपका जब अपना कोई वहाँ फंसा हो तब उस पीड़ा को जब आप महसूस करेंगे या उस घटना से जब आप और हम गुजरेंगे, तो वो जो फीलिंग का लेवल होगा, वो जो गहराई होगी, वो सामान्य खबर जैसी नहीं होगी। यानी कि जो सामने घटना घट रही है वो तो होता है अनुभव। जब आप उस घटना से जुड़ जाते हैं तब वो बनता है अनुभूति के स्तर तक वो पहुंचता है। दुनिया में बहुत कुछ बुरा होता है, हम सुनते हैं, खबरों की तरह उनको दिमाग पे लाते हैं, थोड़ा सा बुदबुदाते भी हैं, थोड़ा सा क्रोध भी करते हैं, कुछ चार चर्चाएं भी कर लेते हैं, लेकिन दिल की गहराई तक वो असर नहीं करती, क्योंकि हम उससे उतना जुड़ाव गहराई से, अंतर्मन से जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पर लेखक हमेशा से साइंस के स्टूडेंट रहे थे, तो उन्होंने न्यूक्लियर के बारे में, परमाणु हो गए, अणु बम हो गए, इन सब के बारे में पढ़ा था। अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया तो दुनिया ने इसका विरोध किया। वैसे ही लेखक को भी बुरा लगा जब उसके परमाणु बम के प्रभाव जो बाद में लोगों को सहने पड़े, पीढ़ियां तक खराब हो गई, लोग इतनी तकलीफों से गुजरे, लेकिन वो अनुभूति के स्तर तक पीड़ा नहीं पहुंची, वो दर्द नहीं पहुंचा। जैसे हम रास्ते से गुजरते हैं, एक्सीडेंट कोई देखा, क्या हुआ भाई, पूछ के हम निकल लेते हैं, ये है अनुभव। लेकिन जब हम उस एक्सीडेंट में घुस जाएं, देखे कि हमारा कोई अपना भी है या आपसे वो किसी भी तरह से कनेक्ट हो पाया, तब आप वो घटना की तरह उसको नहीं देख पाते, तब आप आत्मा तक उसको महसूस करते हैं। तो जब किसी चीज की पीड़ा आपको आत्मा तक झंझोड़ती है, वो होती है अनुभूति। और जब आप केवल अनुभव के बतौर देखते हैं, सामने जो घट रहा है, आपका मन उससे जुड़ा नहीं है, आत्मा उससे जुड़ी नहीं है, तो वो सिर्फ अनुभव कहलाता है। तो लेखक ने विज्ञान का ये बहुत बुरा प्रयोग था, इस पर निंदा तो की, लेकिन अंतर्मन से आवाज नहीं उठी कि इस पर कोई कविता लिखी जाए। किंतु अनुभूति के स्तर तक वो प्रश्न नहीं पहुंचा कि कविता लिखने की बारी आती। एक बार युद्ध के समय उन्होंने पूर्वी सीमा पर सैनिकों को ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मारते देखा था। उसी से उन्हें बोध हुआ था कि किस प्रकार जापान में लाखों जीवों का व्यर्थ नाश हुआ था। और अनुभव और अनुभूति का अंतर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला, तब उन्होंने हिरोशिमा का वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम धर्मी पदार्थ से पीड़ित लोग कष्ट पा रहे थे। जब उन्होंने तकलीफों को अपनी आंखों से सहते हुए लोग देखे और इस प्रत्यक्ष अनुभव से जो अनुभूति जागी, यही कृतिकार की अनुभूति गहरी चीज है। अनुभव सिर्फ घटी हुई घटनाओं का होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य की होती है जो कृतिकार के साथ घटित न होते हुए भी कृतिकार की आत्मा में ज्वलंत प्रकाशित होती है। हमारे साथ बेशक न घटी हो, लेकिन जब हम किसी घटना से जुड़ जाते हैं तो वो अनुभूति के स्तर तक उतनी ही हमें पीड़ा देती है जितना कि सामने वाले को पीड़ा सहनी पड़ रही होगी। हम उसके दर्द को महसूस करने की, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेखक ने हिरोशिमा में भी सब कुछ देखकर कुछ नहीं लिखा। देख रहे हैं अस्पताल में हालत क्या हो रही है, फिर भी अंदर से प्रेरणा नहीं जागी। तभी एक दिन उन्होंने सड़क पर घूमते हुए एक चट्टान पर एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा था जिस पर पिघले हुए मानव की छाया को देखा। यानी कि जिस समय विस्फोट हुआ होगा तो वो मनुष्य वहाँ पर खड़ा हुआ होगा और शायद विस्फोट के समय कोई मानव चट्टान के पास वहाँ पर खड़ा रहा होगा और विस्फोट के कारण बिखरी हुई रेडियम धर्मी किरणें उसमें रुद्ध हो गई, यानी कि उसमें रुक गई और उसको वहीं जलाकर चिपका दिया। उसकी खाल तक वहाँ चिपक गई तो पत्थर पर आदमी की एक आकृति बन गई, थोड़ी सी गहरी और बाकी सारी हल्की, क्योंकि जो रेडियम धर्मी किरणें थी वो मनुष्य को जलाती हुई, उसको चिपकाती हुई वहाँ पर पत्थर पर छप गई और वहाँ मनुष्य की छाया प्रत्यक्ष लिखी हुई थी। यानी कि वहाँ पर उस पीड़ा की जो तकलीफ उस समय रही होगी, लेखक ने उस दृश्य को देख
देखकर अपने सामने मानो उसको जीवंत होते हुए देख लिया। उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा, मानो उसके मन में एक सूर्य सा उगा और डूब गया। ये अनुभूति प्रत्यक्ष था, यानी कि ये दर्द अनुभव का नहीं था। आपने अस्पताल में भी देखा, फिर भी अंदर से प्रेरणा नहीं आई, लेकिन जब इस पत्थर पर जले हुए मनुष्य की छाया को देखा तो अंतर मन तक झंझोड़ गया और ये दृश्य लेखक के मन को कचोटता हुआ, भीतरी विवशता को जगाता हुआ चला गया और उसी क्षण वह हिरोशिमा के इस विस्फोट के भोक्ता बन गए और इसी से उन्होंने एक कविता लिखी जो पाठ में पीछे लिखी हुई है और इसी भीतरी विवशता को मन की आकुलता और जो बुद्धि से आगे बढ़कर संवेदना अनुभूति का विषय बनी। धीरे धीरे लेखक ने स्वयं को उस अनुभव से अलग किया और एक दिन हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। यह कविता जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। कवि की यह कविता अनुभूत प्रसूत है और यही उनके लिए महत्वपूर्ण है। कविता कैसी है ये विषय नहीं है, लेकिन अनुभव नहीं बल्कि अनुभूति प्रसूत है। अनुभूति जो आपने उस दर्द को, तकलीफ को महसूस किया, तब शब्दों के जो बोल आपने कविता में लिखे वो अनुभूति प्रसूत है। प्रसूत का मतलब अनुभूति से पैदा हुई और यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं क्यों लिखता हूँ, यानी कि कविता, लेखन, गद्य, पद्य, कोई भी विधा क्यों, किन कारणों से लिखी जाती है, आखिर कौन सी ऐसी प्रेरणा है, कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको जानने के लिए हम लिखते हैं और उन जवाब को जानने के लिए आपको पहले लिखना ही पड़ेगा। तब उसका जो प्रत्यक्ष आप अनुभव करेंगे तब पता लगेगा कि आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हम लिखना चाहते हैं। कुछ प्रश्न है इम्पोर्टेंट, वो बता देती हूँ आपको। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? या मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में बहुत अधिक मदद करती है। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के आ सकती है, लेकिन आपको बताना होगा कि अनुभव और अनुभूति प्रत्यक्ष लेखन कार्य होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि एक तो ऊपरी तरह से बिना कनेक्टिविटी के, बिना तन मन धन आत्मा को जोड़े हुए, और एक बिल्कुल हृदय से निकली, आपकी सोल से निकली शब्द जो है वो अनुभूति है, और जो बाहरी जो अनुभव है उससे लिखी हुई अनुभव होती है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ये घटना जब उन्होंने प्रत्यक्ष देखी, उस जले हुए मनुष्य की छाया देखी, तब उन्होंने ऐसा महसूस किया। आप इसको डिटेल में लिखिएगा। क्या बाह्य दबाव लेखन केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे? ये भी आप दे सकते हैं। एक और प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? एक ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? ये 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। लेखक और कृतिकार में क्या अंतर है, ये भी आप बता सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति और अनुभव में क्या अंतर है, ये आप प्रश्न दीजिएगा। याद रखिएगा, कृतिका के प्रश्न एक ही प्रश्न में 2 या 3 चीजें पूछने को आएंगी, जैसे अनुभूति, अनुभव और अनुभूति के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताइए कि अनुभूति का स्तर को किस तरह से प्रभावित करता है। तो पहले 2 नंबर में आपको एक पैराग्राफ में अनुभव और अनुभूति का अंतर देना होगा, फिर दूसरे में बताना होगा कि अनुभूति के स्तर पर लिखी गई कविता या लेखन कार्य का क्या प्रभाव होता है या कैसे वो उस पर असर डालती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।